जो बॉडी का अच्छा टाइम होता है, फर्टाइल टाइम होता है, वो मैक्सिमम होता है टिल द एज ऑफ 30-32। बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो चेंज नहीं हुआ है। हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग्स ने अपना जो शादी करने का टाइम है वो अपने आप चेंज कर दिया है। स्मोकिंग मेजरली, ड्रिंकिंग, बैड स्लीप, bad nutrition, all these factors are contributing to bad reproductive health and ultimately increase in the incidence of infertility. First एक फीमेल का vaginal ultrasound होना ज़रूरी है और अगर आउट से नहीं भी होता तो हम लोग खुद प्रेफर करते हैं कि एक बार हम देख लें, उसमें हमें क्लियर पिक्चर पता चल जाता है ओवरीज कैसा है, यूट्रस कैसा है। सक्सेस रेट भी फर्स्ट मीटिंग पे क्लियर नहीं होता। सक्सेस रेट अब उसके एग्स बनेंगे तो समझ में आएगा, एम्ब्रियो बनेंगे तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट समझ में आता है। आईवीएफ के बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि आईवीएफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। आप तभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, देखो ना। सन 1978 ये वो साल था जब दुनिया का सबसे पहला आईवीएफ बेबी इस दुनिया में आया, जो कि यूके में था, जिसका नाम लुइस ब्राउन रखा गया। और उसके बाद से आज 1 करोड़ से ज़्यादा आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे जो हैं आज इस दुनिया में मौजूद हैं। आईवीएफ के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी भ्रांति आती है कि व्यक्ति हर तरफ से हार करके आईवीएफ कराने के लिए जाता है, हर तरीके की मेडिसिन लेने के बाद, हर तरीके की पैथी को उपयोग करने के बाद, और तब ये कहा जाता है कि आईवीएफ में भी बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं हैं, तब इंसान हार जाता है। अभी तक तो इंडिया में इसका ट्रेंड काफ़ी पीछे देखा जा रहा था कि अभी तक लोग बहुत ज़्यादा आईवीएफ पर चर्चा करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन कुछ चंद सालों में ये देखा गया है, विगत कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि आईवीएफ पर लोगों ने चर्चा करनी शुरू की है, आईवीएफ के सक्सेस रेट्स पर लोगों ने चर्चा शुरू की है कि आईवीएफ भी अब आपको संतान प्राप्ति का जो सुख होता है वो दे सकता है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आईवीएफ से जुड़े हुए कई मिथ्स हैं। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि अगर आप आईवीएफ कराते हैं तो आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अभी हम मौजूद हैं सीड्स ऑफ इनोसेंस में, और अभी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अदिति भटनागर जी, जो कि यहाँ पर सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। थैंक यू। एंड फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही है, अक्सर जो पहला सवाल होता है वो इसलिए होता है कि आईवीएफ क्या होता है। हमने आईवीएफ के बारे में समझ लिया, आईवीएफ क्या है, कैसे होता है, कैसे करते हैं, बट आई वांट टू नो, फर्स्ट बेबी इंसान ने कर लिया, फर्स्ट बेबी हो गया, बट सेकेंड बेबी में कॉम्प्लिकेशंस कहीं ना कहीं आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्यों है कि सेकेंड बेबी में लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो गए हैं? आज से 10 साल पहले तक जब शादी होती थी अराउंड एज वाज अराउंड 20-25, राइट। तो बच्चा 20 पे शादी हुई, 21 पे पहला बच्चा, 25 पे दूसरा बच्चा। बिल्कुल। अब आज की डेट में पिछले 5 साल से 10 साल से आप मान लीजिए कि ट्रेंड इज गेटिंग मैरिड एट 30-32, तो लेस देन 35 पे पहला बच्चा हो जाता है। हाँ जी, लगभग राइट। नाउ कम्स 40, है ना, नाउ दे आर टचिंग 40, तो उस पे सेकेंड बेबी होने में प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले जो एक फैमिली कंप्लीट जिसको हम बोलते हैं 2 बेबीज, वो विद इन द एज ऑफ 30 कंप्लीट था। अब वो चीज़ बाय 40 हो रही है। तो बॉडी का जो एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव बैलेंस होता है, जो बॉडी का अच्छा टाइम होता है, फर्टाइल टाइम होता है, वो मैक्सिमम होता है टिल द एज ऑफ 30-32। उसके बाद वो डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। तो दैट इज़ अ वेरी प्योर रीज़न कि इसीलिए आजकल सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का रेट अच्छा खासा बढ़ गया है। पेशेंट्स आते हैं, मैम 8 साल पहले तो आराम से बेटी हो गई थी जी, अभी क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? जब तो हमने एक ही बार ट्राई किया था, शादी के अगले महीने ही हो गया था प्रेगनेंसी, अब क्यों नहीं हो रहा? तो सिंपल रीज़न, जब आप बहुत यंग थे, बॉडी बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, उसको मौका मिला, वो प्रेग्नेंट हो गई। अब आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स कम हो गए, स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया, बिल्कुल, है ना, हमारे आसपास पोल्यूशन, पॉपुलेशन, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस इतना होता है दैट सेकंड बेबी में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। यानी कि आप जिस एज में बच्चा प्लान कर रहे हैं, एज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑल्सो हमें ये याद रखना है कि जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो चेंज नहीं हुआ है। हम लोगों ने ह्यूमन बीइंग्स ने अपना जो शादी करने का टाइम है वो अपने आप चेंज कर दिया है। करियर कह लो, सब ड्रीम्स कह लो,
बट जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक है वो पहले से भी फास्ट हो गया है बिकॉज ऑफ आवर सराउंडिंग्स। सो जो पहले हमारा एक फीमेल का एक रिजर्व 45 पे हुआ करता था, वो एक रिजर्व ऑफ 35 पे होता है। ठीक है। तो दैट इज द रीजन जिनकी एज 35 प्लस है उनको फर्स्ट बेबी में भी इश्यूज आते हैं। ओके हाँ, नहीं फर्स्ट बेबीज में तो आते ही हैं। डू यू थिंक कि जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, इज वन ऑफ द रीजंस? हमारी जो हैबिट्स हैं उसमें स्मोकिंग मेजरली, ड्रिंकिंग, बैड स्लीप, बैड न्यूट्रिशन, all these factors are contributing to bad reproductive health and ultimately increase in the incidence of infertility. Okay, अगर जैसे कोई फीमेल है, कोई लड़की है जिसने 18 साल में स्मोकिंग करनी शुरू कर दी है या 20 साल में कह लीजिए, तो उसे कब किस उम्र में इनफर्टिलिटी का इशू हो सकता है? पहले तो 18 में करें ना। हाँ, लेकिन पीयर ग्रुप के प्रेशर में आके हो जाता है। देखो अगर स्मोकिंग आपने किसी ने स्टार्ट कर दिया है, हाँ, तो जो एक हमारा एग रिजर्व डाउन होने का जो डिक्लाइन होने का रेट होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। सो इट मे बी कि वो 28 पे भी शायद नॉर्मली कंसीव ना कर पाए तो शायद वो मिसकैरेजेस में कन्वर्ट हो जाए। यू नो एग का क्वालिटी इतना डाउन हो जाता है, बॉडी का कैपेसिटी कम हो जाता है। सो स्मोकिंग इज वेरी वेरी इंजूरियस। बिल्कुल सही है। जब भी कोई व्यक्ति या फीमेल या कपल आता है आपके पास IVF के लिए, तो उस वक्त आप क्या क्या टेस्ट सजेस्ट करते हैं उसे कराने के लिए उन्हें? देखो डिपेंड करता है कपल कैसे आया है। हाँ जी। कपल पूरा रिसर्च R&D करके आए हैं तो उनके पास पूरी अच्छी मोटी फाइल होती है जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ होता है जो हमें चाहिए रहता है, जो हमें उनको बस समझाना होता है हाउ टू गो फॉरवर्ड, है ना। उनको सब पता है अपने बारे में, लो AMH, लो स्पर्म काउंट, थिन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियोसिस, सर्जरी करना है नहीं करना, सब पता होता है। उनको बस एक कन्विंस करना होता है कि ये दिस इज पॉसिबल जी। ओके अब सेकंड टाइम के कपल्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम किसी फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास आए हैं, जिनको आते हुए भी डर लगता है कि अरे मैं गायनेकोलॉजिस्ट से फर्टिलिटी डॉक्टर के पास शिफ्ट हो रहा हूँ। तो मोरलेस उनके पास भी अपने ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं जो, बट हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं, फर्स्ट एक फीमेल का वजाइनल अल्ट्रासाउंड होना ज़रूरी है। और अगर आउट से नहीं भी होता तो हम लोग खुद प्रेफर करते हैं कि एक बार हम देख लें, उसमें हमें क्लियर पिक्चर पता चल जाता है ओवरीज कैसा है, यूट्रस कैसा है। बिल्कुल। सेकेंड फीमेल के एज के हिसाब से उसका AMH रिजर्व कितना है, इसको एंटी मुलेरियन हार्मोन कहते हैं, आजकल बड़ा फेमस टेस्ट हो गया है ये। ठीक है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज हस्बैंड का सीमेन टेस्ट, जो कि 90% ऑफ द पेशेंट्स में मिसिंग होता है। जी मैं तो ठीक हूँ, टेस्ट तो कभी कराया नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, इनको पीरियड्स बराबर नहीं आते, मैं ठीक हूँ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा हाँ, इंडिया में 40% इनफर्टिलिटी मेल फैक्टर की वजह से वो अपने ईगो पे लेके चले जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। प्रोबेबली, बट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच देन। हमें वो करना बहुत ज़रूरी है। द फीमेल इज़ बीइंग सब्जेक्टेड कि इतने टेस्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो एक मेल का भी एक टेस्ट, बेसिक टेस्ट जिसको हम सीमेन एनालिसिस बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अक्सर जैसे पेशेंट से हम बात करते हैं, क्योंकि इतने सालों से मैं भी काम कर रही हूँ, तो पेशेंट की मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि मैम अलग अलग तरीके के टेस्ट लिख देते हैं, और टेस्ट इतने सारे लिख देते हैं कि हमें तो समझ नहीं आता कि हम करें क्या। अब इसमें क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है वो तो डॉक्टर जानता है, बट हमें तो करा के देने हैं। करेक्ट। बट आप मुझे एक अपनी एक्सपर्टीज़ के नाते बताइए कि कौन कौन से रिपोर्ट्स कराने बेहद इंपॉर्टेंट है और कौन से ऑप्शनल हो सकते हैं। अगेन आई विल से कि दो तरह का पेशेंट आया। पहले वाला पेशेंट जिसने ऑलरेडी देखो सब करवाया हुआ है, उसने इवन IVF भी करवाया हुआ है, वो भी फेल हो गया है। ऐसे पेशेंट्स में थोड़े जेनेटिक टेस्ट वगैरह करवाने इंपॉर्टेंट रहते हैं कि IVF क्यों फेल हो रहा है। कैरियोटाइपिंग करके एक टेस्ट होता है जो बेसिक जेनेटिक्स का टेस्ट है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो उसमें नहीं है तो फिर एक हम हायर एडवांस्ड वर्जन्स पे जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा कपल है जो आया ही हमारे पास फर्स्ट टाइम में, उसने भी ट्रीटमेंट शुरू ही करा है, तो उनके एक रूटीन ब्लड टेस्ट जिसमें आपका हीमोग्लोबिन हो गया, वायरल मार्कर्स, ब्लड ग्रुप्स की, उनके ब्लड में तो कोई ऐसे इन्फेक्शंस नहीं है, एक वजाइनल अल्ट्रासाउंड और एक हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस, ये चीज़ें इनफ हैं उनको एक बार इवैल्यूएट करने के लिए। ठीक है। जेनेटिक्स पे जाने की ज़रूरत है जब वो एक एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट ले चुके हों। मतलब ये है कि 3 चीज़ें होनी चाहिए, हस्बैंड का सीमेन टेस्ट होना चाहिए, फीमेल्स का टेस्ट होना चाहिए, बस ये 3। करेक्ट। हस्बैंड के ब्लड टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, तो वो उसी में ही आ जाते हैं। ठीक है। अगर किसी का AMH बहुत ज़्यादा लो है और वो चाहता है कि कंसीव करें, क्योंकि बहुत सारे क्लिनिक्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा कहा जाता है कि हाँ अगर AMH लो भी है फिर भी आप ट्राई कर सकते हो, तो आप उन्हें
क्या रियलिटी दिखाएंगे या क्या समझाते हैं कि AMH लो होने पर क्या वो कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? देखो, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज इस चीज़ का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राइट। पहले के टाइम पे AMH लो होना एक थिंग था, बट वन ऑफ द थिंग्स था। अबव 35, 38, 40 पे कोई फीमेल आ रही है, उसका 0.5 है, Right. हम समझा रहे हैं उसको। आजकल के इंसिडेंस में लगभग 10 पेशेंट्स में से 6 या 7 पेशेंट्स लो AMH के होते हैं। राइट। एंड ये लो AMH उनका एज रिलेटेड नहीं हो रहा। इनफैक्ट एक 29 ईयर ओल्ड का भी 0.3 आ रहा है। तो ये जो हमने शुरू में डिस्कस करा, स्ट्रेस हो गया, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, बैड हैबिट्स, बैड स्लीप, इन सब चीज़ों की वजह से। अब एक 29 ईयर ओल्ड जिसका लो AMH है, शी विल हैव बेटर चांसेस देन अ 37 ईयर ओल्ड जिसका लो AMH है ना। अगर उसके 3.3 में भी 2-3 एग्स निकल जाते हैं तो शी विल बी एबल टू फॉर्म अ गुड एम्ब्रियो, एंड वो हम एम्ब्रियो डाल के प्रेगनेंसी दे पाएंगे। ठीक है। अब कोई जो 37, 38, 40 है और उनका 0.3 है, उनके 3 एग्स या 2 एग्स में से अच्छा एम्ब्रियो बन पाए, इस चीज़ के चांसेस कम होते हैं। तो हम लोग जो एक्सप्लेन करते हैं, मैं पेशेंट्स को क्या एक्सप्लेन करती हूँ, दिस एग्जैक्ट थिंग, कि आपका जो सक्सेस रेट है वो आपके एम्ब्रियो पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और आपका एम्ब्रियो आपके नंबर ऑफ एग्स और आपकी एज और आपके गैमीट क्वालिटी पे डिपेंड करता है। राइट। सो वी वेट, इवन इफ वी आर ट्रीटिंग लो AMH पेशेंट्स, अगर हम उनसे बात भी करते हैं तो यार काउंसल्ड उस तरीके से कि अगर आपका एम्ब्रियो अच्छा बना तो हम डालते हैं। अगर वो एम्ब्रियो का ग्रेडिंग पुअर है, देन वी विल टॉक अबाउट द अदर ऑप्शंस। सी आजकल ना लो AMH में भी अगर 40 ईयर ओल्ड आ भी रहे हैं तो उनके शादी को अगर 1-2 साल हुए हैं, इट इज़ नॉट वाइज कि वो अपने से एक बार ट्राई भी ना करें। राइट। शी शुड गेट अ चांस। बिल्कुल। सो द थिंग इज कि एम्ब्रियो अच्छा होगा तो वील मूव प्रोसीड, इफ नॉट देन वील डिस्कस द अदर ऑप्शन। अच्छा, 40 पे जो लोग आते हैं वो लोग ये फर्स्ट टाइम ट्राई करके नहीं आते, वो बस इस माइंडसेट से आते हैं? नहीं, अगर समझ लो किसी की शादी को 1.5 साल हुआ है एंड दे हैव बीन ट्राइंग फॉर 6 months रेगुलरली, सो दे आर वेरी अवेयर टू कम टू अस इमीडिएटली। ओके। उस वक्त मतलब वो ये सोच समझ के आते हैं सारी चीज़ें, IVF की ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है। जैसे कोई न्यूली मैरिड नहीं है, अब उसको बहुत साल हो चुके हैं शादी को और वो बार बार ट्राई कर चुका है, नहीं हो रहा है, उस सिचुएशन में इमोशनली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका तो होता है, तो आप उस वक्त कैसे कंसल्ट करते हैं उन पेशेंट्स को? उस टाइम इनका ये बताना ज़रूरी है दैट व्हाट दे आर थिंकिंग। जो वो IVF का डिसीजन लेना चाहते हैं वो एक वाइज डिसीजन है, बट आप ये मत सोचिए कि एक लास्ट ऑप्शन है। IVF भी एक साइंस है, वो भी अपनी तरफ से लिमिटेड है काफ़ी सारी चीज़ों में, है ना, कि अगर हमें एग कितने मिलते हैं, हमें स्पर्म कैसा मिलता है, हमारा एम्ब्रियो कैसा बनता है, ये सब चीज़ों पे आपका रिजल्ट काफ़ी डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। तो जो पेशेंट इतने लंबे समय से आ रहे हैं ना, जैसे किसी की शादी को 10, 12, 14 साल हो गए हैं, तो उनके माइंड में एक लास्ट ऑप्शन होता है। सबसे पहले आपने ये समझाना है दैट इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन बट नॉट द लास्ट ऑप्शन। ठीक है ना, मतलब ये है कि आप एक रियलिटी चेक देना होता है अबाउट द सक्सेस रेट। बिल्कुल सक्सेस रेट हमें अब वो पेशेंट का पूरा प्रोफाइल देख के जो जैसे जैसे समझ में आता है, सक्सेस रेट भी फर्स्ट मीटिंग पे क्लियर नहीं होता। सक्सेस रेट अब उसके एग्स बनेंगे तो समझ में आएगा, एम्ब्रियो बनेंगे तो बहुत अच्छा सक्सेस रेट समझ में आता है कि ये एम्ब्रियो कैसा दे पाता है। तो कीप काउंसलिंग देम। बट IVF के बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा भ्रांति है कि IVF बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। आप तभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, देखो ना। IVF बहुत अच्छी चीज़ है। IVF उन पेशेंट्स के लिए जो आज से 20 साल पहले अगर नहीं होते थे बच्चे और कुछ नहीं था, ऐसे पेशेंट्स के लिए इट इज़ समथिंग विच इज़ गॉड गिवन। रिसेंटली वी डिलीवर्ड बेबीज आफ्टर 22 years ऑफ मैरिज। ओके। तो ऐसे पेशेंट्स को जो आज बेबी हैं वो केवल IVF जैसी एक तकनीक की वजह से है। बिल्कुल, IVF एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, आपको संतान सुख प्राप्ति दे रहा है, बिल्कुल सही है। अब हम उन क्वेश्चंस पे आते हैं डॉक्टर आदिति जी, जो लोग सुनना चाहते हैं या जो जिनके पास ऑलरेडी नोट्स हैं इसके बारे में। मैं इससे पहले एक और चीज़ भी बोलना चाहती हूँ कि आजकल जो लोग IVF के बारे में बोलते हैं वो लोग बोलते हैं जो अनफॉर्चुनेटली एक बार में उसके थ्रू जा नहीं पाए। इंडिया में अभी भी IVF एक स्टिग्मा सा बना हुआ है। हाँ, राइट। तो इस वजह से जो बच्चे कंसीव हो जाते हैं वो पेरेंट्स क्वाइट रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा सामने नहीं आने की ज़्यादा सामने नहीं आते, तो इसीलिए
पेशेंट्स को नेगेटिव सुनने को ज़्यादा मिल जाता है rather than positive. वाई ऐसा क्यों होता है कि नेगेटिव ज़्यादा चीज़ें बोली जा रही बिकॉज समबडी जिसका फेल हो गया है, हाँ। वो आउट ऑफ सी बहुत मेहनत करके उन्होंने करवाया होता हाँ, है, हाँ, हाँ। तो इसलिए उनको एंशियसनेस होती है, उनका एंगर होता है, तो वो सामने आ जाता है ना. बट जिसको मिल जाता है वो भगवान के हाथ जोड़ते हैं एंड दे स्टे क्वाइट. ये तो सही बात है. हाँ. अब जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उन पर आते हैं ज़रा. पहला जो सवाल होता है कि अगर एंडोमेट्रियम पतली है किसी भी फीमेल की, तो उस वक्त में क्या किया जा सकता है, क्या क्या ऑप्शन? बहुत कॉमन अक्रेंस है. हाँ. लगभग 10 में से 5 पेशेंट्स की एंडोमेट्रियम थिन निकलती है. इसके लिए पहले तो दवाइयों से ट्राई किया जाता है कि हमारी डोजेस इंक्रीज करके अच्छी बड़ी बन जाए, मोटी हो जाए. वो नहीं होती है तो एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी बोलते हैं. छोटा सा कैमरा होता है 2.5 mm का, उसको हम अंडर एनेस्थीसिया यूट्रस में ले जाते हैं, यूट्रस की वॉल्स को देखते हैं और उसको धीरे धीरे से थोड़ा सा खुरेद के यूट्रस की स्पेस बढ़ा देते हैं. अच्छा, कैविटी बढ़ाई जाती है. कैविटी एनलार्जमेंट बोलते हैं इसको, मेट्रोप्लास्टी. इस प्रोसीजर से एक तो ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और थिकनेस बढ़ जाती है. तो जो एम्ब्रियो होता है वो अच्छे से वहाँ पे जाके चिपक पाता है. एंडोमेट्रियम अगर पतला है तो इससे क्या क्या नुकसान होंगे? देखो, एंडोमेट्रियम पतला है तो वहाँ बेबी जाके आराम से सो नहीं पाएगा. ठीक है. जब आपको चॉइस देते हैं 2 बेडरूम्स में, एक में चटाई है, एक में ट्रिपल मैट्रेस है, तो आप ट्रिपल मैट्रेस पे जाके सोगे ना. हाँ जी. सेम एम्ब्रियो का है. अगर वो पतली एंडोमेट्रियम है तो उस पे उसको नींद अच्छी नहीं आएगी, तो वो शायद नहीं चिपकेगा. ओके, मतलब ये है कि एंडोमेट्रियम आपका थिक होना एंडोमेट्रियम एक बेड है जिसपे बेबी ने जाना है और अगर वो अच्छा होगा तभी वो अच्छे से एब्जॉर्ब होगा. हाँ. बिल्कुल ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है कि फैलोपियन ट्यूब में अगर पानी है, यानी कि हाइड्रोसेल्पिंग्स जिसे कहते हैं, हो तो क्या आईवीएफ से पहले सर्जरी ज़रूरी है? देखो, फेलोपियन ट्यूब में पानी क्यों आया है वो भी इम्पोर्टेंट है. जनरली ये ट्यूबरकुलोसिस में या किसी इन्फेक्शंस वगैरह में हो सकता है. एक तो पहले ये फाइंड आउट करना है कि ऐसा कुछ है. अगर टीबी था तो उसका दवाई लिया हुआ या नहीं लिया हुआ. नंबर 2, अगर फेलोपियन ट्यूब्स का पानी ऐसी जगह पे है जहाँ से वो यूट्रस से कनेक्टेड है और ड्रिप करके आ रहा है, तो अगेन जो हमने बेड की बात की, अगर उस पर पानी आएगा तो बेबी नहीं सो पाएगा. बिल्कुल ठीक है ना. तो फिर हमें उनको क्लिप करना पड़ता है. इस प्रोसीजर को हम लैप्रोस्कोपिक ट्यूबल क्लिपिंग बोलते हैं, ताकि वो टैप बंद हो जाए जिससे पानी आ रहा है. ठीक है. बट अगर ऐसी जगह पे है, कम है कि वहाँ से यूट्रस में नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसको छोड़ सकते हैं. छोड़ा जा सकता है, बट अच्छे से इवैल्यूएट करके कि पानी आना नहीं चाहिए. हाँ. नहीं, आगे चल के वो कॉम्प्लिकेशन आ जा सकती है. हाँ. ठीक है. फाइब्रॉइड या कोई भी बड़ी पैथोलॉजी हो तो कब सर्जरी और कब डायरेक्ट आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए? फाइब्रॉइड कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, अगर फाइब्रॉइड उस जगह पे आ रहा है जहाँ पे बच्चे ने रहना है, तो उस फाइब्रॉइड को हमें हटाना पड़ेगा. सर्जरी पहले करनी वरना वो एम्ब्रियो रखते ही उसको धक्का मार देगा. अच्छा. फाइब्रॉइड हो गया, पॉलिप हो गए, ये सारी चीजें अगर बच्चे जहाँ पे बड़ा होना है वहाँ पे हैं तो हटाना पड़ेगा. चाहे 3 सेंटीमीटर का क्यों ना हो. लेकिन अगर ये उस जगह से बाहर है और दूर है जहाँ पे बच्चे ने रहना है, यूट्रस तो बहुत बड़ा होता है जी. तो चाहे ये 5 सेंटीमीटर का भी हो तो आप छोड़ सकते हो. बिल्कुल ठीक है. अगर जैसे बार बार नेचुरली अबॉर्शन हो जा रहा है, तो आपका अप्रोच उस वक्त में क्या रहता है? जेनेटिक टेस्टिंग. अगर किसी का अबॉर्ट बार बार हो रहा है तो इसका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए. ये जस्ट एक बैड लक नहीं है. तो इसमें जेनेटिक टेस्टिंग यानी कि आईवीएफ में हम PGT-A साथ में करते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो एम्ब्रियो बना है स्पर्म से और एग को मिला के, उसका क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इक्वल है या नहीं है. ताकि वो एम्ब्रियो जब बॉडी में रखा जाए तो वो अच्छे से ग्रो करे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह. आईवीएफ कराने की ज़रूरत किन किन सिचुएशंस में पड़ती है डॉक्टर आदित्य? आईवीएफ करवाने के लिए एक लंबी लिस्ट है. अगर मैं एक बहुत ग्रॉसली बात करूं, तो एक एब्सोल्यूट इंडिकेशंस बोलते हैं जिसमें तो कराना ही पड़ सकता है. नंबर इज ट्यूबल ब्लॉक. ट्यूबल ब्लॉक मतलब दोनों ट्यूब्स बंद हैं. ट्यूब वो जगह है जहाँ पे बेबी बनता है. अगर वो बंद है तो आईवीएफ में बच्चा होगा, अदरवाइज वो नेचुरली कभी ट्यूब में बन ही नहीं पाएगा. बिल्कुल ठीक है. नंबर 2, आपने जैसे मेंशन करा ट्यूब में पानी हो, फिर अगेन वो घर में पानी है. बिल्कुल. नंबर 3, अगर हस्बैंड के सीमेन में प्रॉब्लम हो, अगर 5 मिलियन से या 2 मिलियन से काउंट कम है, ऐसे केसेस में नेचुरल प्रेगनेंसी आना बहुत डिफिकल्ट होता है. इवन छोटे प्रोसीजर्स IUI से भी काफ़ी डिफिकल्ट होता है. तो आईवीएफ की तरफ बढ़ना पड़ता है. ठीक है. अब नंबर 4, जैसे आपने कहा 4 अबॉर्शंस हैं, तो इनमें जेनेटिक टेस्टिंग इम्पॉर्टेंट है. कब तक फीमेल अबॉर्ट करते रहेंगे, बॉडी पे फ़र्क पड़ता है. बिल्कुल ठीक है.
पीसीओडी कंडीशन है, एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है। इन सब में अगर एक कपल काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं और इनसे बावजूद नहीं हो रहा है, देन आईवीएफ इज़ द सॉल्यूशन। अदरवाइज एनी कपल हु इज लेस देन 30 ट्राइंग फॉर मोर देन 1 ईयर, नहीं हुआ तो फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास आएँ। अबव 30 ट्राइंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स, नहीं हो पा रहे तो आप फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास आएँ। वी विल टेल वेदर आईवीएफ इज इवन रिक्वायर्ड और नॉट। राइट, क्योंकि एक्सपर्ट ही उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि ज़रूरी है भी। एक्चुअली डर ये लगता है कि हम जाएंगे तो आईवीएफ बोल देंगे बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आजकल चीज़ें हो रही हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं है। फर्टिलिटी कंसल्टेंट आपको नेचुरल भी करवा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं आप आराम से, बट आपको उस चीज़ को अवॉइड नहीं करना। आपको एक सही टाइम पे आओगे तो एक सिंपल नेचुरल तरीके से आईयूआई वगैरह छोटी छोटी चीज़ों से आप कंसीव कर सकते हो। बिल्कुल। बट अगर आप एक थ्रेशोल्ड के बाद एक फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास जाते हैं तो रिपोर्ट्स या समय इतना निकल चुका होता है, देन आईवीएफ इज द ओनली सोल्यूशन। अगर कोई क्लिनिक इन सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए चल रहा है और पेशेंट को किसी भी सिचुएशन में उसको आईवीएफ करवाना है, तो उसके सक्सेस रेट पर या पेशेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखो, सक्सेस रेट तो कम होगा ही फिर, है ना। मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। एंड पेशेंट इमोशनली लेबाइल हो जाते हैं फिर, हाँ, है ना। दे फील कि हमारा सब कुछ ठीक करके करते तो शायद अच्छा हो जाता। और अब प्रोसेस की बात करते हैं डॉक्टर आदित्य जी। सबसे ज़्यादा तो लोग प्रोसेस से ही डरते हैं क्योंकि इंजेक्शंस लगने हैं। तो मेरा सवाल यही है कि आईवीएफ जब भी कोई कराने आता है कपल, सबसे ज़्यादा इंजेक्शंस को लेकर डरा होता है। तो इंजेक्शंस कितने लगते हैं, कब कहाँ लगते हैं, कितने तरीके के इंजेक्शंस लगते हैं, इसके बारे में बताइए। देखो, डरना इंजेक्शन से तो नहीं, डरो तो ठीक है। अच्छा। बहुत आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया है, छोटे छोटे इंसुलिन सिरिंज जैसे होते हैं ना, पेशेंट्स तो खुद लगा लेते हैं। पेन में आ गए हैं, छोटी छोटी नीडल्स हैं। अब आपने जैसे पूछा है, तो अगर हमें एग बनाना है तो हम 10 डेज के रेगुलर इंजेक्शंस देते हैं और 12th या 13th डे पे एग निकाला जाता है। ठीक है। ये इंजेक्शंस टमी पे भी लगते हैं, नेवल के आसपास, या बैक पे भी लग सकते हैं, हिप्स पे। अब इंजेक्शन से ज़्यादा नहीं डरना है ना, क्योंकि नीडललेस आईवीएफ तक आ चुका है। नीडललेस आईवीएफ इज देयर, जिसमें आपको इंजेक्शन की नीडल लगती ही नहीं है, जस्ट टच होता है वो, है ना। सो टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो गई है कि पेन कम हो गया है, बट इसमें पूरे प्रोसीजर में एक कपल को साथ रह के इमोशनली स्टेबल रहना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। रादर देन फिजिकल आराम से निकल जाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी स्पेशली एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद, वो जो वेट पीरियड है 15 दिन का, पेशेंस रखने वाला काम वो नहीं हो पाता। वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एग रिट्रीवल से पहले वाला ना हो जाता है। आई हैव सीन कपल्स गो थ्रू इट नाइसली। ओके, जैसे इंजेक्शन की मैंने बात की, आपने कहा कि अब तो निडल लेस आना शुरू हो चुका है, बट निडल की बात करें, अक्सर लोग सोचते हैं कि दिस इज़ वेरी पेनफुल। सो इज इट पेनफुल और नॉट? इट इज़ अ डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट होता है। इट इज़ नॉट पेनफुल। देखो, सबका थ्रेशोल्ड अलग अलग है, तो इट इज़ अ डिस्कम्फर्ट। ओके, नॉट पेनफुल। पेनफुल नहीं होता है। फीमेल्स को ये लगता है कि अगर आईवीएफ के लिए हम जाते हैं या बार बार इंजेक्शंस हम लेते हैं तो मेरी बॉडी पर असर पड़ेगा, वेट बढ़ेगा या बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो सकता है। एनी टाइप ऑफ हॉर्मोन्स चेंजेस योर बॉडी, स्पेशली हॉर्मोन से वाटर रिटेंशन होता है। वाटर रिटेंशन की वजह से आपका वेट गेन हो सकता है, बट ये सारा कुछ रिवर्सेबल है। अगर आपने इस मंथ इंजेक्शंस लिए हैं एक बड़े होने के, आप नेक्स्ट मंथ वो सारा वेट लूज कर दोगे। तो सारा मतलब जितना 1-1.5-2 किलो तक होगा वो आप लूज कर दोगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हो जी तो हार्मोन से थोड़ा इफेक्ट आता है बॉडी पे। हार्मोन से, और फिर पेशेंस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, एज यू सेड कि इमोशनल। एक्चुअली वो इतने लंबे ट्रीटमेंट में चले जाते हैं, देन दे लूज देयर रूटीन, एक्सरसाइज रह जाती है, फ्रस्ट्रेशन में खाना पीना इधर का शुरू हो जाता है। एवरीथिंग कंट्रीब्यूट्स। क्या ये इमोशनल ब्रेकडाउन या स्ट्रेस बार बार लेना, ये आपके बच्चे पर या एग्स पर बच्चे पे तो एज सच नहीं, एक क्वालिटी पे, एक नंबर पे और आपके रिजल्ट पे। हाँ, सो एक पेशेंस, एक धैर्य बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 1-1.5-2 महीने में हो जाता है, कभी 5 दिन बाद हो जाता है, कुछ केसेस में 3-4 महीने भी लग जाते हैं। बिल्कुल। तो रिलैक्स्ड रह के, एक फेथ के साथ आगे बढ़ते हैं तो बेटर रहता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया पे तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लोग और ज़्यादा गुमराह हो जाते हैं। फेथ कर भी ले बाद में, उसके बावजूद भी उनके लिए इशू रहता है। अब कुछ मिथ्स पर आते हैं और मिथ्स वर्सेस फैक्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आईवीएफ गारंटीड ट्रीटमेंट होता है? नॉट एट ऑल। इट इज़ नॉट अ गारंटी, इट इज़ नॉट द लास्ट ऑप्शन, है ना। ये एक अच्छा ऑप्शन है जब आप ट्राई कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है
और आप एक कंक्रीट रिजल्ट चाहते हैं, एक अच्छा सक्सेस रेट चाहते हैं, तब आप आईवीएफ की तरफ बढ़ सकते हैं। हर एक का रिजल्ट अलग होता है, एज पे, गैमीट्स पे, यूट्रस पे, सब चीज़ों पे, बट गारंटी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। आईवीएफ कराने से ट्विंस या ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते होते हैं। अगर किसी के पास बच्चे नहीं है, हमारे पास तो स्पेशली आते हैं मैम मुझे ट्विंस चाहिए। देखो ट्विंस हो जाएंगे, इस चीज़ का गारंटी नहीं है। अगर आप कहते हैं तो हम 2 एम्ब्रियोज डाल सकते हैं। 2 एम्ब्रियोज डालना इंडिया में अलाउड है, 3 मैक्सिमम है और बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है। प्रेफर करते हैं कि सिंगल एम्ब्रियो डाला जाए ताकि एक बच्चे की जो प्रेगनेंसी है वो भी कंफर्टेबल होती है रादर देन 2 बच्चों से। अब सिंगल एम्ब्रियो डिवाइड होने के चांसेस बहुत रेयर हैं। जब हम 2 एम्ब्रियोज डालते हैं तो 15 से 20% का चांस रहता है ट्विंस होने का। ठीक है। 3 एम्ब्रियोज कम डाले जाते हैं, बहुत कम। जैसे फराह खान के उसमें केस में हुआ था। हाँ प्रोबेबली, अब वो 3 डाले गए थे या 2 से 3 डिवाइड हो गए थे, वी डोंट नो। अच्छा, ये चांसेस भी होते हैं? हाँ कम होते हैं, बहुत लेस देन 2%। लेस देन 2%, ओके। एक बार आईवीएफ से बच्चा हो गया तो दूसरी बार फिर नेचुरली आप कंसीव नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आपने आईवीएफ क्यों करवाया है। ठीक है। अगर आपने दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह से करवाया है तो आपको शायद दोबारा करवाना पड़ेगा क्योंकि वो ट्यूब तो ब्लॉक है। बट आपने कुछ ऐसी कंडीशंस की वजह से करवाया है जैसे पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो विद टाइम एंड विद फर्स्ट प्रेगनेंसी थोड़ी रिजॉल्व हो जाती हैं। और ऐसे में अगर आप 2-2.5 साल बाद दोबारा ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी आ सकती है, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस को डबल एजेड स्वॉर्ड बोलते हैं। पहले वो प्रेगनेंसी आने नहीं देता और एक बार प्रेगनेंसी आ जाए तो एंडोमेट्रियोसिस एकदम कम हो जाता है, कम हो जाती है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो एंडोमेट्रियोसिस में फर्स्ट तो आईवीएफ करवाए, 1.5-2 साल में आई जस्ट गॉट अ मैसेज कि मैम हम सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हैं। नेचुरली? यस। वाओ। आईवीएफ से हुए जो बच्चे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं? नो। क्या उन्हें कोई बीमारी, कोई डिजीज? ये वेल रिसर्च्ड है, अच्छे से सब कुछ, हम काफ़ी स्टडीज़ देख चुके हैं। आईवीएफ से हुए बच्चे भी नॉर्मल हुए बच्चों जैसे इंटेलिजेंट, एक्टिव और नॉर्मल रहते हैं। ठीक है ना। अब जो आईवीएफ से हो के बच्चों में इश्यूज आ सकते हैं, अगर वो नेचुरल होते तो भी आ सकते थे, वो गैमीट्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। स्पर्म और एग पे। ओके। सिंपल। तो जो आईवीएफ से बच्चे हैं अराउंड दे आर ऑलमोस्ट दे आर प्रूवन टू बी सेम। वो सेम ही होते हैं जैसे नेचुरली हुए हैं? बिल्कुल ठीक है। हाँ। उनका प्रेगनेंसी, उनका गर्भ में बढ़ना, उनका प्रेगनेंसी का पूरा कोर्स सब नॉर्मल है। बस वो स्टार्टिंग प्रोसेस ही तो फर्टिलाइजेशन में हमने मदद की है, बाकी तो प्रेग्नेंट फीमेल नहीं कैरी करा है। बिल्कुल सही है। अगर आईवीएफ कोई फीमेल कराती है तो माँ और बच्चे दोनों पे असर पड़ सकता है? नो। ये भी बात है? नो। अगर एक फीमेल ने आईवीएफ करवाया है, अगर उसकी प्रेगनेंसी डिफिकल्ट है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल उसकी एज का भी होगा। अगर आप नेचुरली भी अगर किसी को 45 पे प्रेगनेंसी आए या वो आईवीएफ से आए तो फीमेल को तो वैसे ही कॉम्प्लिकेशंस आनी है बिकॉज शी इज 45। अब एक 28 या 30 इयर्स ओल्ड की फीमेल जो होगी उसको आईवीएफ से भी प्रेगनेंसी नॉर्मल जाएगा और नेचुरली भी नॉर्मली जाना है। ठीक है। चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं कि अगर थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, बट आई फील दैट इज एज रिलेटेड होता है वैसे। प्रोसीजर में कोई ऐसा इशू नहीं आता है। ठीक है। आईवीएफ अगर कोई कराता है तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं या कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है? अगेन दिस इज डिबेटेबल, लेकिन अभी तक कोई रिसर्च ऐसा नहीं आया है जिसमें ये प्रूफ हो जाए। 1, 2, 3 साइकिल्स ऑफ आईवीएफ तक तो कुछ भी नहीं। आई नो वन पेशेंट, शी वॉज फ्रॉम, आई वोंट टेक द नेम ऑफ द प्लेस, उसने 17 आईवीएफ साइकिल्स करवाए थे। बट दैट इज़ अ नंबर जब आप कंसर्न हो जाते हो। बिल्कुल सही है कि इतना हार्मोन, जब एज अ डॉक्टर ऑल्सो यू गेट कंसर्न्ड बिकॉज शी केम टू अस फॉर द 17th साइकिल। सो हाँ, ऐसे पेशेंट्स में हमें एक बार चेक रखना पड़ेगा, अदरवाइज जो हम लोग 10 दिन के हार्मोन और ये सब देते हैं दे आर प्रूवन टू बी नॉन कैंसरस। ऐसा नहीं है, 1, 2, 3 साइकिल्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 3 साइकिल्स तक आप जा सकते हैं आराम से। 3 साइकिल्स के बाद जनरली या तो पेशेंट कंसीव कर जाता है या फिर हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। वेरी नाइस। आईवीएफ बहुत कॉस्टली है। अगर नेचुरली कंसीव कर रहे हैं या आयुर्वेद में जा रहे हैं, एलोपैथ में जा रहे हैं, आईवीएफ बहुत कॉस्टली है। आईवीएफ इंडिया में बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे आ चुका है। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बिकॉज इंडिया इज़ वेरी चीप फॉर आईवीएफ। ओके। इट इज़ एक लगभग एक साइकिल में देखो
1.5 to 2 lakhs तक का खर्चा आता है. एंड आई वुड से कि एनीथिंग बिलो दिस इज़ नॉट गुड IVF. कि मतलब उसमें हम क्या कर रहे हैं, कैसे यूज़ हो रहा है, इतना खर्चा मिला जुला के आ जाता है ना. एंड दिस इज़ वेरी लेस व्हेन वी कंपेयर इट टू द वर्ल्ड. तो येस इट इज़ अ कॉस्टलियर ट्रीटमेंट. जब हम बोलते हैं कि जब सैलरी वाइज देखें या जैसे इकट्ठा करके देखें, बट अदरवाइज अगर आप देखोगे तो पेशेंट जब सालों साल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो लमसम करके इससे मल्टीप्लिकेशन में खर्च कर चुके हैं. बट ये भी होता है कि 3 सिटिंग्स 4 सिटिंग्स 5 सेशंस अगर कोई ले रहा है और उतना ही लगता जा रहा है तो इट बिकम्स कॉस्टली, राइट. 3 का पैकेज 4 का पैकेज ये सब नहीं लेना चाहिए. एक सिंगल साइकिल अच्छे से कराओ. हाँ बिल्कुल सही है. एक बार IVF फेल हो गया तो दूसरी बार चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं कंसीव करने के. नो. ये भी स्टडी है कि 2 से 3 IVF साइकिल्स का जो क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट होता है वो ज़्यादा होता है दैन सिंगल. ठीक है. आपके इतने वर्षों का जो एक्सपीरियंस रहा है इसमें सबसे डेंजरस आपने कौन सा मिथ देखा है जो लोगों में है जो उनके लिए डेंजरस हो सकता है? मेरी फ्रेंड ने वो करवाया था. अच्छा. जब भी कोई पेशेंट आके मेरी फ्रेंड ने वो करवाया था, मैम वो कर दो उससे पक्का हो जाएगा. उसका थर्सडे को हुआ था, अब थर्सडे को कर दो. उसका ये हुआ था, उसको ये लगाया था. सो डोंट फॉलो अदर्स. ओके. मिथ के उसमें आप अगर ये सोचते हैं कि जो उसने करा वही आपका होगा, हर एक का बॉडी अलग है. हर एक का टेलर मेड प्रोग्राम होता है. हर एक का आपका ट्रीटमेंट संडे को होना होगा तो हम संडे को भी करेंगे. ऐसा अच्छा डिमांड भी होता है बच्चों के लिए कि ऐसा मेरे को संडे में चाहिए, थर्सडे में चाहिए? ये सब तो डिलीवरी के टाइम पे होता है. हाँ बट हाँ इन सब एम्ब्रियो ट्रांसफर वगैरह के लिए भी डेट्स निकालते हैं एंड वी रिस्पेक्ट इट. अगर हमारे जोन में है तो वी रिस्पेक्ट इट. अच्छा. ऐसा भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये भी सुना कि स्किन कलर को लेकर के, आईज के कलर्स को लेकर के, हेयर्स के कलर्स को लेकर के डिमांड होता है. एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट डोनर गैमीट्स, जब हमारा शिफ्ट हो जाता है IVF प्रोग्राम टू थर्ड पार्टी रिप्रोडक्शन जिसमें डोनर की ज़रूरत पड़ती है, तब ये डिमांड्स आती हैं. ओके. ऐसा भी कि मतलब मुझे इंटेलिजेंट बच्चा होना चाहिए? हाँ बोलते हैं तो बस वी हैव टू अश्योर देम. अच्छा. है ना. उस वक्त फिर आप क्या जवाब देते हैं? इंटेलिजेंस तो उतनी रहेगी जितना एग और स्पर्म में इंटेलिजेंस है ना. अब कहीं से उड़ के तो नहीं आने वाली. इंटेलिजेंस उतनी ही रहेगी उसमें. कलर भी वहीं से ही आएगा. वहीं से ही आएगा. आपको चेंज थोड़ी करा मेरे लैब में कुछ इंटेलिजेंस कलर, आई कलर, बालों का कलर, इस सब के ऊपर वर्क नहीं कर पाते. बेहतरीन. अब कुछ नेक्स्ट सवालों पे आते हैं डॉक्टर आदिति जी. IVF और ICSI जो है इसके बीच में जो एग्जैक्ट डिफरेंस है उसको हमें जरा ये बड़ा इंटरचेंजेबली यूज होता है. IVF करा ICSI करा, IVF ICSI. IVF हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब ये बहुत कॉमनली यूज होता है. एक्चुअली तो 70-80% केसेस में ICSI किया जा रहा है. ICSI इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. जब एक एग निकाला जाता है बॉडी से तो वो फ्लूइड में होता है, छोटा सा एग मिलता है हमें. तब हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट सिलेक्शन ऑफ स्पर्म करते हैं. जो बेस्ट लुकिंग स्पर्म होता है, जिसका हेड बॉडी टेल कंप्लीट हो, वो कोई उसमें डिफेक्ट ना हो, तो वो उसको उठा के ICSI मशीन जैसे रोबोट की तरह एग और स्पर्म को मिलाते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ICSI. अगर किसी में स्पर्म फैक्टर बहुत अच्छा है और उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं तो हम एक जगह पे एग्स को रख के और उसको पोर कर देते हैं. तो वो नेचुरल सिलेक्शन से बेस्ट स्पर्म अपने एग्स में जाता है. दिस इज कॉल्ड IVF. बट आजकल IVF का इंसिडेंस कम हो गया है. बहुत ही सिलेक्टेड केसेस में किया जाता है. अदरवाइज हम ICSI फॉलो करते हैं. ICSI ज़्यादा फॉलो किया जाता है. जो फीमेल्स अपने आजकल मैंने बहुत ट्रेंड देखा है कि फीमेल्स जो हैं वो अपने एग्स को फ्रीज करा रही हैं. क्या एग जो फ्रीज एग हो चुके होते हैं उसमें IVF कामयाब होता है? हाँ क्यों नहीं होता ना. फ्रीज करवाते ही इसीलिए जिनको देर तक अभी शादी नहीं करनी है ना, पार्टनर नहीं मिला है. इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस कभी कीमोथेरेपी वगैरह के लिए जाना पड़ता है. वो केसेस होते हैं तो उनमें फ्रीज होता है. जब वो उनको चाहिए होता है तब हम आराम से फर्टिलाइजेशन उस टाइम पे करते हैं. उन केसेस में ICSI बाद में होता है. ठीक है. इसका कोई साइड इफेक्ट तो वैसे नहीं है? ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है. ठीक है. ICSI का कोई मतलब ऐसे कोई प्रेफर करता है कि मुझे IVF ही कराना है या मुझे नहीं. दिस कॉल इज टेकन बाय द एक्सपर्ट्स ओनली, मेजरली बाय द एम्ब्रियोलॉजिस्ट. लेकिन जो हमारा डिसीजन होता है वो हम पेशेंट को इन्फॉर्म जरूर करते हैं. ठीक है.
जिन पेशेंट का 1 से 2 बार फेल हो चुका है आईवीएफ या एक से, उसमें फिर आप क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालते हैं? लॉट ऑफ एडजुवेंट्स आर इन द मार्केट नाउ, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ है कि 2 बार फेल हुआ है तो थर्ड साइकिल स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्यों फेल हो रहा है। बिकॉज अगर हमने ही किया है और 2 बार अपना बेस्ट दिया है या कहीं से भी हुआ है और 2 बार बेस्ट हुआ है तो कोई ना कोई इशू निकल के आएगा। जेनेटिक प्रोफाइल सबसे पहले, कि जीन्स में तो इशू नहीं है कि बार बार हम करे जा रहे हैं वो नेगेटिव होता जा रहा है, और हिस्ट्रोस्कोपी कि यूट्रस के अंदर तो कुछ नहीं है। ठीक है। एंड एक हस्बैंड का टेस्ट होता है जिसको हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स बोलते हैं, वो ये 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिससे पहले कि हम थर्ड साइकिल स्टार्ट करें। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है डॉक्टर आदित्य की पेशेंट आए, उन्होंने सालों तक ट्रीटमेंट लिया बट उन्हें कंसीव नहीं हुआ, ऐसा कभी हुआ है? बहुत कम होता है देखो। हाँ। लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कुछ पेशेंट्स में होता है कि हम भी अपना 200% दे देते हैं, लेकिन somehow some things are non manageable। बट वो कौन से केसेस होते हैं, क्या इशू होता है कि कंसीव हो ही नहीं पा रहा? वेरी बैड एंडोमेट्रियम, है ना, बिल्कुल ही हिस्ट्रोस्कोपी से भी ना सॉल्व हो, किसी भी चीज़ से ना हो, वेरी बैड एग क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी, एंड देन दे डोंट वांट डोनर, जब सेल्फ पे ही चाहिए है ना। ये 2-3 चीज़ें, या फिर कुछ ऐसे इम्यून सिस्टम इश्यूज जिसमें सॉल्व करके भी जो ना सॉल्व हो पाए। ओके। ऐसे भी सवाल आते हैं पेशेंट्स के कि एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, उसके बाद एक्स्ट्रा टेस्ट लिखे जाते हैं कि आप ये भी करा के दिखा दीजिए, ये भी टेस्ट करा के देखो, दिखा दीजिए। जेन्युइनली स्पीकिंग तो ये वाले टेस्ट जो होते हैं, हाँ। इनमें आपके बेसिकली द डॉक्टर इज आल्सो ट्राइंग टू फाइंड कि कहाँ क्या इशू है। जब एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, तो जेनेटिक प्रोफाइल इज समथिंग दैट वी वांट। ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कोई कपल आपके पास पहली बार आ रहा है और आप कंसल्ट कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं आईवीएफ कराने से पहले जो आप उन्हें बताते हैं कि इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको? आई टेल देम अबाउट द रियलिस्टिक सक्सेस रेट, ओके, रियलिस्टिक टाइम फ्रेम, एंड दैट दे हैव टू बी टुगेदर। आई हैव सीन कि ना कई बार जब आप बहुत सारे लोग एक डिसीजन ले रहे होते हैं, लाइक मम्मा पापा भी, उधर से भी मम्मा पापा, यू नो, बहुत व्हेन टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन अ डिसीजन, जब 10 लोग एक डिसीजन लेते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है। सो आई टेल देम दैट आप लोगों ने डिसीजन एज अ कपल लेना है, and you have to be together during this period. Right. I tell them actual success rate according to their case. There is no fancy in it. And I tell them actually time कितना लग जाएगा, ताकि जब वो स्टार्ट करें ना तो वो एक माइंड मेकअप से स्टार्ट करें। आज आके ऐसा नहीं हो सकता कि आप आज मेरे पास आए और कल आपको बच्चा मिल चुका था। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। आप आएंगे तो उसके बाद शुरू होगा तब मिलेगा। अच्छा, अब दोनों पार्टनर्स में से सबसे पहले हार कौन मान लेता है आईवीएफ के केसेस में? मोस्टली फीमेल्स, क्योंकि ना मेडिसिन और इन सब चीज़ों से। तो बट आई हैव सीन गुड कपल्स, बहुत हस्बैंड जो अपने वाइफ को पुश करते हैं, अच्छा पुश करते हैं, देन इफ दे स्टैंड टुगेदर तो आराम से निकल जाता है, सिचुएशन आराम से हैंडल हो जाती है। बिल्कुल सही है। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे तमाम व्यूअर्स को, जो कपल्स सोच रहे हैं आईवीएफ कराने के लिए? उन्हें अगर आपको अच्छा खासा टाइम हो चुका है, आपको एडवाइस हो चुका है कि आपको आईवीएफ करवाने की ज़रूरत है, या आप सिर्फ जानते हैं, गूगल कर चुके हैं, बट आप फर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास आने से डर रहे हैं, तो आप एक बार आइए, आपको रियलिस्टिक पिक्चर पता चलेगा। और हो सकता है कि आईवीएफ ना करवाना हो, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप 35 प्लस हैं, आपकी शादी को 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, आपका AMH लेस देन 1 है, तो आप ज़रूर आएँ, आप एक बार फर्टिलिटी कंसल्टेंट से बात करें, अपनी पूरे रेगुलर टेस्ट करवाएं, अल्ट्रासाउंड्स करवाएं, एनालिसिस करवाएं, फिर एक इन्फॉर्म डिसीजन लें कि आपने कैसे आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आदित्य, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और आप तमाम लोग जो हमें अंत तक सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपको के जो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो हमने नहीं लिए होंगे, उन्हें आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स क्लियर हुए हैं और उनके माध्यम से कोई डाउट बने हैं तो वो भी प्लीज़ हमें लिख के बताइए, और डॉक्टर आदित्य का टाइम हम दोबारा लेंगे आपके तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए। देखते रहिए नेशनल खबर।